नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। कल हम जीएस की सीरीज़ देख रहे थे जिसमें से 23 क्वेश्चंस हो गए थे। आज मैं 24 से वहीं से स्टार्टिंग करूंगा। जैसे कल हमने अपने लेक्चर को विराम दिया था, वहीं से मैं इस लेक्चर को ऊपर बढ़ाने के आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि वैसे ही आपको कंटेंट परोसा जाए और उसी तरीके से आपको समझाया जाए, उसी तरीके से सब कुछ बताया जाए। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। जो भी व्यूवर्स मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, इसे जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं और गेन करके अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इतना कीजिए मेरे लिए कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए जो भी दिक्कत है। अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो वॉइस को मैं ठीक करूँगा, कंटेंट में दिक्कत है तो कंटेंट में सही करूँगा, डिस्क्रिप्शन में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में सही करूँगा, समझाने में प्रॉब्लम है तो समझाने में प्रॉब्लम मतलब उसको मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। पर आप कमेंट में जब बताएँगे तभी मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करना मतलब आप मैं प्रयास करूँगा कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। आज इतना ही मैं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा। और इस 2024 नववर्ष में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा आप जितने भी सपने सोचे थे वो सारे साकार हों। जल्द से जल्द अपनी अचीवमेंट प्राप्त करें, है ना? जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ जो कुछ बनना चाहते हैं, जल्दी बनना चाहते हैं, है ना? सून इज़ द टू बिकम एनी एनी ड्रीम इन फ्यूचर्स इन 2024। जो भी है, आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये तो प्रकृति का नियम है। जो भी मेहनत किया वो आगे बढ़ा है, तो आप भी बढ़ेंगे, जो आप करेंगे तो आप भी बढ़ेंगे, है ना? तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा और अपने काम पे ध्यान देता हूँ। 24 क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? ऑप्शन में देखिएगा, होगनेकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात और कोटालंबर प्रपात। तो देखिएगा, जोग प्रपात जिसको हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, और यही मेरा जो है सबसे ऊँचा, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट वाटर रिजर्वर इन इंडिया? ठीक है, तो आप ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी कर जो जलप्रपात यानी कि जो फॉल्स है वो कर्नाटक में पड़ता है। शिमोगा भी इसको कहते हैं। भारत का दूसरा सबसे ऊँचा जोग 253 मीटर है। और किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शरावती नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जो है वो है क्या? कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में ही पाया जाता है, जो 455 मीटर ऊंचा है और जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में पाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। और इसी कर्नाटक में ही जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात जिसको बोलते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा है, जिसकी ऊंचाई अभी यहाँ पे लिखा गया है 253 मीटर है और इसकी कितनी 455 मीटर है। तो इतनी बात आपको क्या करें, याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से देश में पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट सभी आप लोग जानते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है भारत और श्रीलंका, ये दो ऐसे देश हैं जिसके बीच में एक स्टेट जलसंधि पड़ती है, जिस जलसंधि का नाम है पाक स्टेट। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और वो पूछा भी जाता है, क्योंकि 60 से 70% जो क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चन रहते हैं इसी प्रकार से रहते हैं। 30% जो क्वेश्चन रहते हैं वो मॉडरेट टू हार्डेड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, क्योंकि वही आपका कंपटीशन तय करता है, वही आपका सिलेक्शन तय करता है, वही आपका जो है फाइनल रिजल्ट तय तय करता है। उसी क्वेश्चन में जिसने बना ले गया वही आगे, बहुत आगे जाता है, वही सिलेक्शन पाता है, और वही 20-30 क्वेश्चन में जो मात खा गया वही समझो पीछे रह जाता है। बस इतनी बात है कि आप अगर इस 60-70 क्वेश्चन में जो भी हैं, इजी जो वाले हैं, ये आप गलत कर रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत है बेटा। क्योंकि सिलेक्शन पाना बहुत ही, आजकल के ज़माने में कंपटीशन बढ़ रहा है इतना, है ना? बच्चे, नए-नए बच्चे आ रहे हैं, नए-नए बच्चे सिलेक्शन निकाल के जा रहे हैं, और जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी कुछ वजह है, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ कमी है। जो सही डायरेक्शन में अगर तैयारी नहीं करोगे तब भी दिक्कत है, कम कंटेंट होगा तब भी दिक्कत है, टाइम नहीं दे पाओगे तब भी दिक्कत है। तो दिक्कतें सभी जगह पे हैं। अगर मैं कहूँ को 100% अगर आपको सिलेक्शन पाना ही पाना है तो उसके लिए सही डायरेक्शन में, सही दिशा में पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि
जो एग्ज़ामिनेशन माँग रहा है, जो पेपर माँग रहा है, वहीं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को जिस लड़के ने हैंडल कर लिया ना, उसके नंबर वैसे भी 5 से 10 बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया, उसके जो आते क्वेश्चन हैं, वो तो हो ही जाएँगे। जो नहीं आते हैं, वो भी उसके चांस रहते हैं कि 70% उसमें भी हो जाएँगे। तो इसका मतलब है, वो कॉम्पिटिशन में थोड़ा आगे निकल गया है आपसे। इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखिए। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं जो डेसिबल है ये ध्वनि को मापने का एक मापक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं यानी कि ध्वनि, ठीक है? व्हाट इज़ द वर्ड डेसिबल रिलेटेड टू साउंड, है ना? साउंड इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द वर्ड डेसिबल साउंड। आगे देखिए, सॉरी, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांति घाटी जो है वो मेरी जो है वो कहाँ स्थित है बोलो? असम में है, केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है? नहीं, केरल में है। केरल कहाँ है? पतक्कड़ जिला, यहाँ पे एक जिला पड़ता है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पतक्कड़। और 1985 में शांति घाटी अभ्यारण्य जो है इसका स्थापना किया गया। 2012 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, जो विश्व धरोहर सूची है, इसमें शामिल किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, क्विट वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आपकी केरला पड़ेगी, ठीक है? इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं, देखो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। यहाँ पर देखिएगा, वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? आपका लखनऊ पड़ेगा, ठीक है? लखनऊ में गन्ना प्रजनन केंद्र भी है, ये भी ध्यान रखना है। और केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र भी है, यहाँ पे लखनऊ में ही पड़ता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो हम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमर्त्य सेन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नोबेल पुरस्कार 1998 में पाते हैं। इनका नाम आता है मोटेंग सिंह, महबूब उल हक और फ्रीडमैन। तो यहाँ पे नाम आता है महबूब उल हक का, ठीक है? तो महबूब उल हक जो है वो मानव विकास सूचकांक, जो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हु डेवलप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? महबूब उल हक जो है, ये आपका क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत में हुआ था? यानी कि जो मजदूरी का मतलब यहाँ पे है लेबर, लेबर इंडिया अप्रूव्ड मीन मिनिमम वेजेस, वेजेस भी होती है आपकी लेबर, और लेबर भी वो उसको बोलते हैं। मजदूरी को लेबर भी बोलते हैं और वेजेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो ध्यान रखना है 1948 में हुआ था। आपके ऑप्शन में बहुत कुछ है, 1947, 48, 50, 51, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1948 में ध्यान रखिएगा। जिस वर्ष जिस वर्ष महात्मा जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी, उसी वर्ष से ध्यान रखिएगा। तो मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियम तभी आया जब गांधी जी एक्सपायर कर गए, ऐसे ध्यान रखिएगा। कुछ तो याद रखने का एक ट्रिक होता है। एक्सपायर कर गए तो आप अब ध्यान रखें कि भैया जब राष्ट्रपिता आपका चला गया, आपका राष्ट्रपिता इस धरती से चला गया, तो फिर मजदूरी क्या हो गई? बहुत कम हो गई। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में लाया गया, ऐसे समझो। तो उसमें 1948 जो है हमारा जो है वो सही होगा, क्योंकि 1948 में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये ध्यान रखना। और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इन विच ईयर वाज द मिनिमम वेजेस एक्ट फर्स्ट अप्रूव्ड इन इंडिया, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का जो आविष्कार एडवर्ड जेनर, तो आप जानते ही हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किया था, है ना? रोनाल्ड रास, एस एस मैक्समस, हेफ बार्टिंग। तो ये सब ऑप्शन जो हैं ये कोई नहीं सही है, बस एक सही है जो है एफ बार्टिंग। तो बार्टिंग जो है, बार्टिंग जी ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। थोड़ा आज जुकाम है इसलिए थोड़ा दिक्कत है बोलने में। हु इन्वेंटेड इंसुलिन, ठीक है? तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मैं जो है ये जो पीडीएफ है ना पूरी, ये एक बार में, मैं रोज़ नहीं, एक बार में जब इसकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 50, है ना, 50 जो भी 100 है, सीरीज जो चल रही है और ये चलती ही रहेगी, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो ये जो है टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है? निश्चिंत रहिएगा उसके लिए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक सभी जानते हैं गोदावरी की नदी के किनारे स्थित है। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। और ये ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको, ठीक है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा इसी को कहते हैं। और वृद्ध गंगा, ये भी यही इसी को कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों में फ़र्क है।
दक्षिण की गंगा कोई पूछे तो कावेरी बनेगी। अब और दक्षिण भारत की गंगा कोई पूछे, दक्षिण गंगा, ये ध्यान रखना, दक्षिण गंगा कोई पूछे तो आपकी कावेरी बनेगी, और दक्षिण भारत की गंगा कोई पूछे तो गोदावरी बनेगी। और ये सबसे बड़ी लंबी नदी है यहाँ पे दक्षिण भारत की, सबसे बड़ी लंबी दक्षिण भारत की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत की नहीं है, भारत की तो आपकी गंगा रहेगी, ठीक है। चौड़ी में आएगी तो ब्रह्मपुत्र आएगी, ठीक है। उसकी जिसकी लंबाई यहाँ पर दिया गया है, देखो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। अब इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ऑन विच द रिवर्स इन नासिक सिचुएटेड गोदावरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, आज मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन करा के हम जाएंगे, ठीक है। टोटल कल और आज के टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, और वो भी आपके डिस्कशन के रूप में रहेगी, जितना भी मैं बता सकता हूँ उतना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप प्राप्त भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप पात्र है। प्रक्षेपास्त्र जो है वो मेरा कौन सा है, जो भूमि से, यानी कि जो आपकी लैंड है, इससे वायु में, एयर में, यानी कि लैंड टू एयर, यहाँ पे लिखा हुआ लैंड टू एयर मिसाइल है। तो लैंड टू एयर ऐसी कौन सी मिसाइल है जो प्रक्षेपास्त्र करती है, ये है त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो आपकी लैंड से कहाँ जाती है, सतह से वायु की तरफ जाती है। तो यह ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें कोई डिस्क्रिप्शन बताने की आवश्यकता नहीं। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो आप याद ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी की बात आएगी और अखबार की बात आए तो यंग ध्यान रखना, यंग, यंग मतलब जवान, तब जवान थे गांधी जी, है ना, तब जवान थे मतलब यंग थे, तो यंग इंडिया ध्यान रखना। इनकी एक पुस्तक आत्मकथा इनकी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो इन्हीं की है। ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, क्योंकि जब इजी क्वेश्चन जब आपको उठाया जाता है तो यही कुछ उठाया जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और जब अंदर से उठाएगा तो यही पूछेगा कि गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है, तो यंग इंडिया है, ठीक है। बाकी और बाकी सभी हैं, है ना। पहला हिंदी जो है समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था, है ना। ऐसे ही अंग्रेजी का ध्यान रखिए, हिंदी उर्दू का ध्यान रखिए, हिंदी का ध्यान रखिए, है ना। ये सब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इतने सारी अगर आपके माइंड में हैं चीज़ें, तो मैं कहता हूँ कोई भी कंपटीशन जो होगा वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो यंग इंडिया, सर्वोदय आर्य टाइम्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जब भारत सेवक की बात आई थी तो 1905 में, सॉरी हाँ 1905 में पुणे में स्थापना हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने 1905 में बनारस में जो हुआ था, बनारस में होने वाले अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और ये इन्होंने उसी अध्यक्षता में, उसी वर्ष भारत सेवक समाज की स्थापना करते हैं। किस कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के ये गुरु हैं, और कौन से गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, तो राजनीतिक गुरु, ध्यान रखना, ठीक है। तो गुरु दो प्रकार के थे ना, राजनीतिक और आध्यात्मिक, ठीक है। निम्नलिखित में विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है भैया, ताजी सब्जी खाओ, ताजी सब्जी खाओ, बांझपन, बांझपन है ना, बांझपन, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। दूसरी बात यह है कि इसका क्या खाएं, जो बढ़िया बढ़िया सब्जी खाओ, ताजी सब्जी खाओ, है ना। मटर है, गोभी है, और क्या खाना है, बैंगन खाओगे, नहीं खाओगे, चलो जो भी खाना है वो खाओ, बस हरी सब्जी खाओ, है ना। शिमला खाओ, और भिंडी खाओ, लेकिन अभी भिंडियाँ कहाँ रही, कद्दू खाओ, लौकी खाओ, क्या क्या खाओ, बहुत कुछ है खाने के लिए, है ना, बस खाते रहो। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होते हैं, प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन जो है कि खोज पहले देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग जी ने इसकी खोज किया था, और ये फफूंद से प्राप्त होती है, ठीक है। फफूंद क्या है, फंगस, जिसको बोलते हैं फंगस। फ्रॉम व्हिन इज द पेनिसिलिन ऑब्टेटेड, फंगस, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया। इंग्लिश में जो इंग्लिश बच्चे पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में सीखते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम व्हिच द पेनिसिलिन ऑब्टेटेड, फंगस, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, तो आप फंगस लगाइएगा, ठीक है। पेंसिल किससे प्राप्त की जाती है, फंगस से, फफूंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, बताओ ऐसा कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो हम कहें सीधी सी बात है, विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे संतरा हुआ, है ना, नींबू हुआ, है ना, आंवला हुआ, इस तरह के जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सभी में इसमें विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन विटामिन डी कहो, विटामिन के कहो, विटामिन
B12 को जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं ना, जिसका रासायनिक नाम है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, और आपका विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल, है ना। तो इस तरीके से सबको विटामिन ए का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी उसके लिए मैं जो बोला था, और ये सब इतने रासायनिक जो नाम होते हैं ये पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, देख लीजिएगा, है ना। तो आप वहाँ पे जब लगाइएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो थोड़ा एक बार सही से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अच्छा आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, और सब पाए जाते हैं, बस विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये विटामिन की बात आती है तो मैं बता देता हूँ, 2 विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील है, और बाकी जितने विटामिन हैं वो मेरी क्या है, बोलो बेटा, वो सभी वसा में घुलनशील है, वसा, ठीक है, फैट जिसको बोलते हो तुम। तो 2 विटामिन कौन-कौन सी हैं? बी और सी। ध्यान रखिएगा, भैंस गई पानी में, तो पानी में कौन घुलनशील होगी? बी और सी, ठीक है। भैंस गई पानी में तो बी, सी क्या हो गई? आपकी पानी में घुलनशील हो गई। और बची कौन? ए, डी, ई, के, एडक, एडक ध्यान रखिए, एडक वसा में हो जाएगी। तो ऐसे आप ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं। देखो याद करना है आपको, ठीक है। याद करना है तो कैसे भी याद रखो, याद रहे बस। यहाँ पे दुनिया में कुछ नहीं है, कैसे भी करके लाओ, आपको रिजल्ट चाहिए बस, इतनी ध्यान रखना है। ये दुनिया बस रिजल्ट देखती है, तो रिजल्ट दो आपको, चाहे वो जैसे दो, साम दाम दंड भेद कुछ भी कैसे भी करके दो, लेकिन देना है रिजल्ट बस। वो चाहे भैंस गई पानी में, चाहे भैंस गई डीजल में, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बस सीधी सी बात है, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है और कुछ नहीं। आगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग जो है यकृत है, यानी कि लीवर है, ठीक है। आगे देखिएगा, यूरेनियम विखंडन की सतत, और इसमें और एक चीज मैं बता दूं, यकृत लीवर जो है वो सबसे बड़ा अंग है। और ग्रंथि कोई पूछे, यहाँ पे लिखा है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये ऑर्गन की बात कर रहा है, अंगन, तो यकृत होगा, लीवर। लेकिन जब बात आएगी दूसरा सबसे बड़ा अंग, तो कौन सा लगाओगे? मस्तिष्क होगा? नहीं। गुर्दा होगा? नहीं। हृदय होगा? नहीं। यकृत किसको बोलते हो? लीवर, जिसमें हम खाना पचाते हैं, जिसमें हम खाना हमारा जाता है, और खाना जो है पचता जाके है, पाचन क्रिया, जो पाचन क्रिया है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इसको बोलते हैं यकृत। तो ये सबसे बड़ा अंग है, बोलो। सबसे बड़ी जांग की हड्डी जो है वो फीमर हमारी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे छोटी कान की स्टिपीज बोलते हो। ये कुछ क्वेश्चन है शरीर से, माइंड से। वो पेनिसिलिन है, सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ अंतरस्रावी, कुछ बाह्यस्रावी, कुछ ऐसे प्रकार की और बहुत सारी ऐसी हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो ये भी याद होगा, पढ़ाई एक तपस्या है, और तपस्या में थोड़ा अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है, भी ध्यान रखना। क्योंकि अनुशासन नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, इतनी ध्यान रखना बात को। अनुशासन दिखाना पड़ता है, रेगुलरिटी दिखानी पड़ती है, फोकस दिखाना पड़ता है, एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चाहे सर दर्द करे, चाहे पैर दर्द करे, चाहे हाथ दर्द करे, चाहे मुंह दर्द करे, कुछ भी दर्द करे, लेकिन उठना नहीं है जब तक आप अपना काम अपना पूरा कर लें, ठीक है। तो अगर वहीं जो पूरा किया है वहीं आगे बढ़ा है, और यहाँ पर क्या है बताने की क्या ज़रूरत है यार, क्या बताने की ज़रूरत है? जो सीधी सी बात है, आप गेहूं बोएंगे गेहूं काटेंगे, धतूरा बोएंगे धतूरा काटेंगे, हैं? लीची बो करके ना कोई धतूरा काटा है, ना धतूरा बो के कोई लीची काटा है। सीधी सी बात है, जो ऐसा बोएगा वो ऐसा काटेगा। एज यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, सीधी सी बात है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम दो होते हैं, 238, और एक होता है एक नई अभी खोज हुई है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि गलत बताना बहुत गलत होता है, गलत बताना बहुत गलत होता है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो यूरेनियम की जब भी बात आएगी तो यूरेनियम का साथी एक ही है, न्यूट्रॉन है, जिसका नाम है। और न्यूट्रॉन पे ना तो वो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, धनावेशित, और ना तो ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है, ये इसको जरूरत होती है धन की मतलब धनावेशित को, और प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर ना तो प्लस ना तो माइनस, ये तो बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। ये मतलब इस पे कुछ है ही नहीं, उदासीन है बिल्कुल। तो ये तो ऐसे घूमता रहता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाता रहता है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस है और न्यूट्रॉन के साथ इसीलिए रह पाता है क्योंकि इसके पास प्लस है, इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि माइनस है, क्योंकि माइनस वाले जो थोड़ा माइंड से थोड़ा अपसेट रहते हैं, हल्का ध्यान रखना। क्योंकि जिसके पास भी माइनस हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे पैसा में माइनस होगा तब भी वो अपसेट रहेगा, चिंता रहेगी हमको पैसा इतना चुकाना है, इतना ये उतना वो, और किसी भी प्रकार से माइनस है तो वो चिंता में रहता है। हम कोई भी कहना है, बाकी कहने के लिए कुछ भी कहो, रियलिटी तो अपनी आपकी पता ही होती है कि हम क्या है ना। यूरेनियम बिखरने की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो आप लगाइएगा न्यूट्रॉन। कोई पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चार्विक ने किया था। मैं फिर से बताऊं कब किया था, 1931 में किया था। इसका याद रखने का एक ट्रिक है, ईंट पर नाचो। ईंट मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉन, टा से जे थॉम्सन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाम दिया था लेकिन खोज किया था गोल्डस्टीन ने। एकेडमिक स्तर पर हमें पढ़ाया जाता है रदरफोर्ड, लेकिन हमें लगाना क्या, गोल्डस्टीन लगाना है। अगर कोई नाम पूछे कि नाम किसने रखा था तो रखिएगा रदरफोर्ड, खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, फिर आती है नीट पर नाचो। नाचो मतलब ना से न्यूट्रॉन और चा से चार्विक, यानी कि जे चार्विक। 1931 में इन्होंने खोज किया था और न्यूट्रॉन की। तो इतनी बात रखना, यूरेनियम विखंडन में भी ये काम आता है। और यूरेनियम की जब बात आती है तो आप थोड़ा सूरज पे सूरज एक तारा है और तारे में एक हीलियम का जो नाभिक होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनता है। हीलियम के नाभिक बहुत सारे वैसे होते हैं, 2He4 जिसको बोलते हो, और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से मिलकर के हीलियम बनता है ना। क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, वो He का फॉर्म यानी कि हीलियम का 2 होता है। तो हीलियम के जो नाभिक संलयन करते हैं तब हाइड्रोजन एक बम बनता है, हाइड्रोजन संलयन बनता है। हाइड्रोजन संलयन की प्रक्रिया से, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से हमारा जो है ये सूरज जो है हमारा चमकता है। तो ध्यान रखना है इसमें कौन सी ऐसी ऊर्जा है, तो ध्यान रखना है उसमें हाइड्रोजन बहुत पाया जाता है, हीलियम बहुत है, हीलियम के नाभिक उसमें है और उसमें हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा बहुलता पाई जाती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से, तो नेहरू भाई, नेहरू जी, नेहरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ कैसे इसको याद रखोगे, नेहरू, ए नेहरू जी आइए खेलिए। तो फुटबॉल खेलते हैं, बच्चों के साथ बहुत फुटबॉल खेलते थे, ऐसे समझो। नेहरू जी बच्चों के साथ बहुत फुटबॉल खेलते थे, तो आप ऐसे याद रखिएगा, फुटबॉल कौन खेलता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। क्योंकि वो क्रिकेट में अभी बल्ला पकड़ नहीं पाएंगे ना, तो भाई बल्ला पकड़ नहीं पाएंगे तो भाई फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे तो इसका मतलब है उनको नेहरू जी की जरूरत पड़ेगी। नेहरू मतलब चाचा नेहरू, इसीलिए उनके 14 नवंबर पर बाल दिवस मनाया जाता है, तो इसीलिए तो बनाया जाता है। तो फुटबॉल भैया बच्चे के साथ खेलेंगे नेहरू जी, तभी तो हो पाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, यानी कि राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति में पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, तो भैया कम से कम तो 4% होना ही चाहिए। आप राजनीतिक कोई दल बना रहे हैं, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल पार्टी कोई बना रहे हैं, उसमें पंजीकृत दल जो है उसमें स्थित पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, तो जो टोटल मत होगी उसका, जैसे 100 मत हुई, 100 मत डालेगी जिसमें 4% आपका बहुमत होने चाहिए, यानी कि बहुमत आप अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें पंजीकृत कराने के लिए आप बिल्कुल कह सकते हैं, नामांकन कमाने के लिए आप एक राजनीतिक दल बनाने के योग्य बन गए। तो 4% जो है हमारा इसमें रहता है, इसमें इंग्लिश में पढ़ सकते हो, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द वोटेज इज अ पॉलिटिकल पार्टी शुड गेट ऑन द गेट्स एंड स्टेटस ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टी। तो ध्यान रखना इसका 4% रहता है। आगे देखो, बाकी हम बताएंगे आगे जब हम और भी लेक्चर लाएंगे, तो राजनीतिक पार्टी जो होती हैं वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किस चीज़ की योग्यता होती है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, कि कितने राज्यों में मुझे सरकार बनानी पड़ती है, कितनी सीटों से हमें जीतना पड़ता है ना। ये सब हम चीज़ें बताएंगे, लेकिन आगे लेक्चर में बताएंगे, अभी नहीं। जब पढ़ाएंगे पॉलिटी, जब पढ़ाएंगे अच्छे से तो हम बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ और भी कामों में। जब मैं इस पे काम करूँगा अच्छे से, अभी तो मैं एक एक लेक्चर दे पा रहा हूँ, 1 या 2 लेक्चर डेली जा रहा है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा। और मैं जब भी इसमें टाइम जब निकाल पाऊँगा, जब मैं 4, 5, 6 महीने के बाद में जब मेरे पास में टाइम होगा, तो कम से कम 8, 10, 12 लेक्चर आएंगे एक दिन में। उसमें पॉलिटी भी रहेगी, ज्योग्राफी भी रहेगी, इकोनॉमिक्स भी रहेगी, है ना, खेल कूद सब कुछ, क्रीडा ये सब कुछ रहेगा, स्टैटिक भी रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी। और मुझसे ही परोसा जाएगा, जितने दिन सेवा हो पाएगी उतने दिन मुझसे ही सब कुछ हो पाएगा। बाकी जो भी है मैं और भी कोशिश करूँगा कि कुछ इसमें चेंजेस भी लाया जाए, है ना, कुछ इसमें डिजिटल रूप में जो सारी चीज़ें हैं इसमें सेटअप एक लाया जाए। जो आपका सहयोग रहा तो मैं जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड लाने की कोशिश करूँगा, और जल्द से जल्द आपका कैमरा लाने की कोशिश करूँगा, कि इससे अच्छी से अच्छी आवाज़ और अच्छे से जो है कंटेंट हमको
आप लोगों को परोसा जाए और आप अच्छे से परोसा जाए, जितनी कह सकते हो कि बहुत अच्छे से आपका कंटेंट चलेगा। ये आप बिल्कुल आश्वासन रखिएगा अपने दिल में। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो नियंत्रक, जो अटॉर्नी जनरल होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका महालेखा परीक्षक जो 100 आर्टिकल 148 में लिखा गया है, किस दिन में लिखा गया है, थोड़ा कंफ्यूज पड़ रही तो 148, ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी। ये 76 में है, सॉरी फॉर दैट। ये क्या है, किस में है, ये 76 में है। और तुमसे कोई पूछे भारत का जो महान्यायवादी होता है, जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, वो है 148 में। वो कितने में है, 148 में। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जैसे राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वैसे ही इस भारत के नियंत्रक जो आपका कंप्ट्रोलर, अटॉर्नी जनरल ऑफ, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। ध्यान रखना इस बात को। 70 महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। 76 में इसका वर्णन किया गया आपके संविधान में, जो है आर्टिकल 76 में। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, बताओ, बोलो। खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 10वें गुरु थे, सबसे लास्ट के गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसके द्वारा किया गया था, कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे, किस कब की थी, तो 1699 थी। देखो 1707 में तो हमारी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो इसको लगाना ही नहीं है। 1657 में कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब ही नहीं। 1599 कोई मतलब नहीं है, तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, 10वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं हमारे सिख धर्म के बहुत बड़े प्रचारक और समाज सुधारक और बहुत बड़े लीडर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रणेता कह सकते हो, ठीक है, मतलब वो बहुत बड़े विद्वान थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 अप्रैल 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताओ भाई। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे है, देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे नहीं बन पाएगा, ये कुछ ही लड़के बना पाएंगे जो पढ़ के जाएंगे बस। 12 अप्रैल, बस इधर उधर हो रहा है। देखिए भाई, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ध्यान रखना, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में जो है वो 12 अप्रैल 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना, और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना इन्होंने ही किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था, झंडा फहराया था। वह नगर इस समय इस किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो वो मणिपुर में है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल, जो चल ना सके, जो अचल होती है। संपत्ति मतलब आपकी धरोहर जो होती है कोशिका में, तो किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट को जो है इसमें देखो दिया भी गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सेल। सेल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है, मतलब उसको मूव नहीं कर सकते हैं, तो आपकी वो है आपकी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा भाई,
सेरीकल्चर तो रेशम से संबंधित है, पिसीकल्चर मत्स्य यानी कि मछली मछली से संबंधित है, मछली उत्पादन से, एपीकल्चर विटीकल्चर से यानी कि अंगूर से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो है एपीकल्चर है, मधुमक्खियों की प्रजनन और मध प्रबंधन से कौन सा संबंधित है, तो आपका विटीकल्चर है, अंगूर एपीकल्चर जिसको बोलते हो, ठीक है। और विटीकल्चर वहाँ का अंगूर होता है, एपीकल्चर हमारी मधुमक्खियों से होता है, पिसीकल्चर हमारा जो है मत्स्य पालन होता है, आपकी सेरीकल्चर रेशम से संबंधित होता है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? क्यों स्कंदन कराना रक्त का? रक्त मतलब ब्लड का। तो ब्लड का जब स्कंदन कराया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द कांगोलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन के से जो है स्कंदन कराया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है, ध्यान रखना है। स्टाइरिन का एथिलीन नहीं है। आप जब बात करें प्राकृतिक रबड़ की, जब भी बात करें प्राकृतिक रबड़ की, किसका बहुलक है? तो बहुलक होती है पॉलीमर, जिसको बोलते हैं पॉलीमर। विच इज द पॉलीमर ऑफ द नेचुरल रबड़? तो नेचुरल रबड़ का कौन सा? आइसोप्रीन है। तो आइसोप्रीन से हमारा जो है वो रबड़ बनती है। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन से ही बनाई जाती है। जब आइसोप्रीन से ही बनाई जाती है तो इसका मतलब उसका वो बहुलक हुई है ना, उससे उसका उद्गम हुआ है, यानी कि आपका ओरिजिन हुआ है। आगे देखो, युआन किस देश की मुद्रा है? हम कहीं भी ये चीन की, चाइना जो है वहाँ पे क्या चलती है? जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे वहाँ युआन चलती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया नहीं है यहाँ पे, देखिए 50 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हुए। आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्यार सपोर्ट दर्शाएंगे, प्यार सपोर्ट आप इस चैनल को देंगे और इससे कुछ ना कुछ अपने जीवन में जो भी नॉलेज है गेन करके आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने पेपर में यूटिलाइज़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी समझ से बहुत आगे जाएंगे, बहुत जल्दी आगे सक्सेस पाएंगे। और जिसने मेहनत किया है वो उसने सफलता हासिल की है, ये भी ध्यान रखना है बेटा। और जितना सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देंगे लोगों को, जितना प्यार देंगे इस चैनल को, या जिस भी चैनल से आप पढ़ते हैं उसको प्यार देंगे, तो मैं कहता हूँ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जल्दी आगे सक्सेस पा जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बेटा कभी भी किसी को नीचे गिराने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम नीचे गिराने की कोशिश करोगे, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, एक दिन तुमको नीचे गिरा देगा वो ऊपर वाला। क्योंकि ऊपर वाला जब उसकी चलती है तो किसी की नहीं चलती, इतनी बात ध्यान रखना। इस ईर्ष्या, जलन, ये द्वेष सब कुछ खत्म कर दो, सिर्फ अपने दिल के अंदर रखो। तो प्यार रखो, लोगों के लिए प्यार रखो, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है। हंस खेल लो, हंस खेल के जी लो। क्या मतलब है द्वेष ईर्ष्या करने से, जलन से, है ना। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो मिल के ही रहेगा। बस मेहनत आप अपनी मत छोड़िएगा, आप मेहनत आप करते रहिएगा। मेहनत आप करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, है ना, वही मिलेगा। ऊपर वाला कहता है कि तू चाहता वही है जो तू करता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो फिर तू चाहता है। सीधी सी बात है। आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आपको जब मेहनत आपकी कंप्लीट होगी, जब आपका मेहनत कब कंप्लीट होगी, आपका जब सारी चीज़ें आपकी एक सही दिशा में जा रही होंगी और आपकी जो मेहनत जब बिल्कुल कहते हैं नहीं कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? आपका जब समय कंप्लीट होगा, आपकी मेहनत कंप्लीट होगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सक्सेस मिलना, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, रेगुलरिटी से करने की ज़रूरत है। हाँ, जिसने दर्द सहा है वो आगे बढ़ा है, सीधी सी बात है। जिस जिस शरीर ने दर्द सहा है ज़िंदगी में, वहीं आगे जा बढ़ करके उसने आगे झंडा लहराया है, झंडा गाड़ा है, इसके और कुछ नहीं हुआ है। ध्यान रखना इस बात को बेटा, कि आप आगे तभी बढ़ पाएँगे जब आप दूसरों को चाहते हैं कि आगे बढ़ते हुए देखना, है ना। आप ये सोचें कि दूसरा कोई नीचे गिरा करके आप बढ़ें, कभी नहीं बढ़ पाएँगे। हमारा लिखित ले लीजिए, आज बढ़ जाएँगे, कल नहीं बढ़, फिर 2-3 दिन बाद के कभी भी भविष्य में आपको ऐसा गिराएगा ऊपर वाला कि आप कभी उठ नहीं पाएँगे। तो लोगों को अपने साथ जो भी हैं, जो भी तुम्हारे सहयोगी हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, जो भी तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़िए। इसी में हम लोगों का जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। क्योंकि पैसा सब कमा सकते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं कमाई जाती है। इंसानियत वही कमा सकता है जिसके अंदर
बड़ा दिल लगता है, बड़ा दिल होता है। तो ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे, नॉलेज आपने अगर गेन किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, अगर ये आपका लेक्चर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हर चीज़ एक डिस्कशन में बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, स्पीड में बताता हूँ, और स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। आप प्लेबैक की स्पीड जब मैं इसको अपलोड करूँगा, मैं इसको जब अपलोड कर दूँगा यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जा करके उसमें जो प्लेबैक स्पीड होती है उसमें आप लोग कहते हैं कि 1.5 स्पीड में देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्या ज़रूरत है देखने की, हम खुद हैं अपने 1.5 स्पीड में। सॉरी, कम करना पड़ेगा, मेरी स्पीड कम करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़े कम की, तो कम का भी ऑप्शन है, और ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा की भी ऑप्शन है। लेकिन हमारी वीडियो में कोई भी वीडियो होगी उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं पहले से ज़्यादा हूँ, जो पहले से ज़्यादा उसकी ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी मुझसे गलती हुई होगी, छोटी-मोटी गलती हुई होगी, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और बहुत आगे बढ़िए अपने जीवन में।